तो हम डेली बेसिस पे एक 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 सीपीयू को रीड करेंगे, कॉलकॉम में किस तरह से अपडेट होती है सीपीयू। तो हम आज एक बेसिक सीपीयू के बारे में देखेंगे। तो कॉलकॉम सीपीयू में आप लोगों को पता होगा एमएसएम, एसएम और एसडीएम, तीन टाइप की सीपीयू मिलती है। तो इसमें आज हम देखेंगे एमएसएम सीपीयू के बारे में। तो एमएसएम सीपीयू हो या एसएम सीपीयू हो या एसडीएम सीपीयू हो, उसमें जो पावर लेवल होगी, इसमें तीन पावर लेवल होते हैं। तो पावर वन, पावर वन के अंदर कौन कौन सी वोल्टेज होगी आपकी, तो यहाँ स्कीमेटिक में देखेंगे आप। एक मिलेगा आपको एपीसी का वोल्टेज। ये ए वाला पार्ट इसका कंट्रोल सेक्शन है, बी वाला पार्ट इसका ईवीआई है, सी पार्ट इसका जीपीआईओ है, डी पार्ट इसका जीपीआईओ 2 है, और ये नीपी है, ये आरएफ इंटरफेस है, ये पावर 2 है, ये आपका पावर 1 है, और ये पावर 3 है। और ये सारी आपकी जो इसका ग्राउंड होगा। तो तीन पावर सेक्शन है, तो यहाँ पे आपको ग्राउंड भी तीन मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर 1। तो यहाँ पे देखो, जो S5 और S6 की पावर आ रही है, जिसको हम बोलेंगे एपीसी पावर। एपीसी पावर आएगा यहाँ पे, और एक वीडीडी एमएक्स करके एक पावर आती है, जो 0.9 टू 1.2 की वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर देते हैं उसको। तो पावर 1 पे आपको देखने को मिलेगा एपीसी पावर और वीडीडी एमएक्स। तो यहाँ पे देखेंगे, जो एपीसी पावर है वो भी यहाँ पे 1.2 बन रहा है, और जो एमएक्स पावर है वो भी वहाँ पे यहाँ पे 1.2 बन रहा है। लेकिन अपडेटेड सर्किट में देखेंगे तो एपीसी पावर वहाँ पे 0.8 हो जाएगी, और यहाँ पे एमएक्स पावर 0.9 हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें वोल्टेज में चेंजेस हो सकती है। तो इसको आप मान के चलते हैं 0.8 टू 1.2। और उसके बाद एमएक्स वीडीडी एमएक्स की पावर होती है, जो मेमोरी की सप्लाई होती है सीपीयू के अंदर, 0.9 वोल्ट टू 1.2 वोल्ट। और उसके बाद यहाँ पे एक बायस वोल्टेज आएगी, जो VDD PX बायस होगा MPP 1। ये कहाँ से आएगा, तो जो हमारा पीएम है, पीएम के जीपीआईओ सेक्शन से। जीपीआईओ का मतलब होता है आपका जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, और एमपीपी होगा आपका मल्टीपर्पस पिन। तो इस मल्टीपर्पस पिन से जो बायस वोल्टेज निकलती है 1.2 की, वो सीपीयू के पावर 1 में कनेक्ट होती है, VDD PX बायस। तो ये हो गई आपकी पावर 1। उसके बाद पावर 2 में देखेंगे, तो पावर 2 में देखो क्या होगी आपकी।
देखो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होती है आपकी कोर पावर की, तो यहाँ पे वीरेग एस टू है 1.2, जो कि यहाँ पे कोर पावर है वीडीडी सी एक्स। और ये वोल्टेज भी आपकी होगी 0.पावर 2। पावर 2 के अंदर होगी आपकी वीडीडी कोर, जहां सीपीयू में लिखा हुआ है इसको वीडीडी सी एक्स। इसकी वोल्टेज लेवल होगी आपकी 0.8 वोल्ट टू 1.2 वोल्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो वोल्टेज होगी आपकी पी एक्स 1 टू पी एक्स 7 की सप्लाई होती है इसके अंदर। Px1 टू Px7। तो और इसमें देखेंगे आप Px1, Px2, Px3। यहाँ पे Px4 NC रहेगा। क्वालकॉम का कोई भी मॉडल में आप देखेंगे तो Px4 की वोल्टेज नहीं बनती है। उसके बाद Px5, Px6, Px7 ये दिखेगा। अगर सीपीयू आपकी अपडेट होती है तो इस Px पावर की लेवल भी बढ़ते जाएगी, 9, 10, 11, 12 इस तरह से अपडेट होते जाएगा जो Px पावर है। तो यहाँ पे कोर पावर की एंट्री होगा इसके पावर 2 में। उसके बाद जो VDD PX है ये L2 वीरेग L2 1.2 की वोल्टेज है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2.9 की वोल्टेज है PX2। और वीरेग L5 1.8 की वोल्टेज है इसका PX3। और जो PX5 PX6 होती है ये सिम 1 और सिम 2 की वोल्टेज होती है। और PX7 पे फिर से आपका वीरेग L5 जो डिफॉल्ट ऑन है वो कनेक्ट हो जाती है। और इसमें आप देखेंगे तो ये कौन सी वोल्टेज है आपकी वीरेग L2 वाली। ये देखिए ये जो ईएमएमसी के अंदर जो रैम की कनेक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे जो रैम पावर होगी आपकी रैम में क्या होगा, VDD2 और VDD क्यू यहाँ पे मर्ज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो VGA लगा है 2 to 1 है। तो इसकी जो पावर होती है, तो ये कॉलकॉम की सर्किट में यहाँ पे दिख रहा है आपको वीरेग L2 1.2। इसी को यदि कोई मीडियाटेक की सर्किट होता तो वहां पे ये VD रैम की वोल्टेज होती है, आपने पढ़ा था 6357 CRV वाले में। तो ये वही पावर है। और किसी किसी सर्किट में देखे होंगे तो ये जो सीपीयू के अंदर जो वोल्टेज जा रही है LPDDR और मीपी मीपी सेक्शन अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट पावर में वो दिखेगा आपको। तो ये PX1 की सप्लाई जो है ये आपकी रैम की वोल्टेज है जो आपकी सीपीयू के अंदर भी आ रही है PX1 की सप्लाई। और इसकी जो LPDDR की कनेक्टिविटी है रैम की कनेक्टिविटी के लिए सीपीयू के अंदर भी ये वोल्टेज चाहिए। उसके बाद जो ईएमएमसी का पावर है यहाँ पे ये 2.9, इसको क्लिक करके आप आगे जाएंगे। L12 की वोल्टेज थी, L12 ये वाली। ये दिख रहा है MSM पेड ग्रुप 2 एंड SDC 2, ये वाली है PX2। और उसके बाद ये 1.8 की जो पावर है ये IO वोल्टेज है यहाँ पे PX3। और यहाँ पे एक जीरोम का रजिस्टर लगा है इसके रास्ते पे। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ वीरेग L14 सिम 1 और वीरेग L15 सिम 2। और ये जो है ईएमएमसी की पावर होती है 1.8 वाली,
जो इसके अंदर यूएमसी की कनेक्टिविटी होगी सीपीयू के अंदर, यहाँ पे उसका नाम भी लिखा हुआ है कौन सी वोल्टेज किसके लिए यहाँ पे दी जाती है। तो ये PX3 आईओ वोल्टेज, और ये LPDDR। इसके बाद इसका पावर 3 सेक्शन देखेंगे। तो जो मेन बूटिंग के लिए इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है उसी के बारे में हम देख रहे हैं। ये सिम 1 और सिम 2 वाली जो PX पावर होती है, इनको चेक करने की आपको जरूरत नहीं होती है। उसके बाद हम देखेंगे पावर 3 में। ये हो गया आपका पावर 2। अब पावर 3 के अंदर कौन कौन सी वोल्टेज होगी। एक तो कोर वोल्टेज वहां पर ही इंटर करेगा पावर 3 में, VDD कोर। और उसके बाद जो होगी आपकी यूएसबी की 3 वोल्टेज। तो यूएसबी की 3 वोल्टेज कौन कौन सी होती है। एक USB HS 3.0 की वोल्ट होगी, और एक होगा USB 1.8 का, और एक होगी यूएसबी की 0.8 to 1.2। तो ये वोल्टेज आप जानते होंगे, मीडियाटेक के सर्किट में आपने मास्किंग भी किया होगा, 9A वगैरह की फोन जो रिपेयर किए होंगे, मीडियाटेक की सर्किट में इसको बोला जाता है VOSB की लाइन। और यहाँ पे USB 3.0 की वही है। आपका सीपीयू भले ही चेंज हो जाता है, लेकिन सीपीयू की जो रिक्वायरमेंट आप समझ गए तो वही होगी। तो यहाँ पे देखिए, यूएसबी की HSVDD एनालॉग वोल्टेज ये है आपका 1.8, और यूएसबी HSVDD एनालॉग 3.3, ये 3.075 लिखा है। ये 3 वोल्ट की लाइन होती है वीरेगेल 30। तो ये 3 वोल्ट से 3.3 वोल्ट तक होती है। और USB to HSDVDD, यहाँ पे वीरेगेल 2 को भी कनेक्ट कर दिया गया 1.2 की, जो आपका PX सेक्शन में भी इन हो रहा था ये। और उसके बाद यहाँ पे जो इसके PLL सेक्शन होती है, और ये इसका EBIO, ये सब में आपका वीरेगेल 3, वीरेगेल 19 1.3। और ये देखो, ये जो पावर थी, जो पावर फॉर सिक्योर डिजिटल कैलिब्रेशन डिले सर्किट, ये है आपकी कोर पावर, जो कि आपकी पावर 3 में भी इंटर हो रही है VDD CDC SDC1 और SDC2 करके। तो जो मेन इंपॉर्टेंट वोल्टेज है उन्हीं को हम नोट करते हैं। तो इतनी वोल्टेज आपको मिलानी है एक सीपीयू का रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए। उसके बाद इसमें होगा आपका कंट्रोल सेक्शन। तो कंट्रोल सेक्शन में क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पे। तो कंट्रोल सेक्शन में आपकी कनेक्टिविटी होती है DMDP की, और होता है यहाँ पे आपका स्लीप क्लॉक 32 kHz, जिसको बोलते हैं 32,768 kHz। उसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम 32 KHZ। और उसके बाद होती है BB क्लॉक की फ्रीक्वेंसी 19.2 MHz। आपकी सर्किट अपडेट होगी, भले ही उसकी क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, 38.4 हो जाएगा, लेकिन जो बीबी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होगी आपका, भले ही वो 5G फोन हो, लेकिन वहां पे जो बीबी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होती है 19.2 ही सीपीयू को चाहिए। जो हाई फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल लगाई जाती है वो आपके नेटवर्क सेक्शन की रिगार्डिंग, मतलब वहां पे जो अपडेटेड SDR होता है उसके लिए वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी वाली क्रिस्टल यूज की जाती है।
लेकिन आपकी सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है 19.2 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद यहाँ से आपका जनरेट होगा पावर ऑन रीसेट। पावर ऑन रीसेट जो यहाँ पे कनेक्ट होता है कंट्रोल सेक्शन में, जनरेट तो पीएम से होगा। ये वो होता है आपका 1.8 वोल्टेज। और फिर पावर ऑन रीसेट जब जनरेट होगा, उसके बाद आपकी फोन में एसपीएमआई लॉजिक एक्टिव होती है। क्लॉक एंड डेटा। उसके बाद आपका होता है पीएस होल्ड 1.8 वोल्टेज। उसके बाद इस कंट्रोल सेक्शन में आपकी कनेक्टिविटी होगी ईएमएमसी की। ईएमएमसी की क्या कनेक्ट होगा यहाँ पे? तो ईएमएमसी में क्या क्या चीजें होती है? एक होगा आपका रीसेट, एक होगी क्लॉक, यहीं पे लिखते जाते हैं इसको। रीसेट के बाद होगा क्लॉक, उसके बाद होगी कमांड, और उसके बाद होगा आर क्लॉक। और जो ईएमएमसी की 8 बाई 8 बिट डेटा कनेक्टिविटी होगी, जो आप सभी लोगों को पता है कि ईएमएमसी के अंदर जो 8 बिट कनेक्टिविटी होती है, डेटा 0 टू डेटा 7। हम देख लिए पावर 1, पावर 2, पावर 3 और कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल के बाद होगी आपकी ईवीआई सेक्शन। तो एक बार कंट्रोल सेक्शन को हम वेरीफाई करते हैं। ये रहा कंट्रोल सेक्शन। तो कंट्रोल सेक्शन में देखो, यहाँ पे जो बीबी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है C100 और स्लीप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे इसका बीबी क्लॉक का इनेबल है, और यहाँ पे पावर ऑन रीसेट और एमएसएम रीसेट आउट ये जाएगा आपका एमएमसी को। और उसके बाद ये पीएस होल्ड है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर वाली कनेक्टिविटी है आपकी, ये आपका जो क्लॉक, आर क्लॉक, क्लॉक कमांड, और यहाँ पे जो रीसेट है ये वाली एमएसएम रीसेट आउट एन, ये हो गई। और उसके बाद आपकी डेटा 0 टू डेटा 7 की कनेक्टिविटी, ये टोटल हो गई आपकी एमएमसी की। और यहाँ पे एक चीज और दिख रहा है, तो ये टोटल कनेक्टिविटी होती है आपकी एसडी कार्ड की। और उसके बाद आपका यूएसबी का डीएम और डीपी, और यहाँ पे एसपीएमआई लॉजिक एक्टिव होती है। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया। डीएम डीपी, स्लीप क्लॉक, बीबी क्लॉक, पावर ऑन रीसेट, एसपीएमआई लॉजिक, पीएस होल्ड, एमएमसी की जो आर क्लॉक, क्लॉक कमांड, रीसेट क्लॉक कमांड और आर क्लॉक, और डेटा 0 टू डेटा 7 की कनेक्टिविटी। यहाँ पे एसडी कार्ड की से हमें मतलब नहीं है अभी, हमें फोन के बूट लेवल पे अभी चेकिंग कर रहे हैं। तो सीपीयू की जो रिक्वायरमेंट होती है मेन मोस्ट, उसी को हम यहाँ भी देख रहे हैं। तो ये कंट्रोल सेक्शन पूरा होने के बाद होता है आपका ईबीआई सेक्शन। ईबीआई सेक्शन में क्या होगा? तो जो आपकी रैम टू सीपीयू की कनेक्टिविटी होगी,
रैम टू सीपीयू की जो कनेक्टिविटी होती है जिसको ईबीआई बोलते हैं, और मीडियाटेक में आप उसको देखेंगे वहां पे मिलेगा आपको ईएमआई। तो ये वही चीज है। तो यहाँ पे देखिए ये ईबीआई है। तो ईबीआई में जो रैम की टोटल कनेक्टिविटी होती है, ये सारी कनेक्टिविटी देखते हैं आप ईएमएमसी के पेड पे, आप इसको वेरीफाई करते हैं, ईएमएमसी निकाले और उसके सारे पेड पे जीआर लेंगे। अगर सीपीयू से मिस होगी तो आपका फोन जो है बूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रैम की मदद से जो ईएमएमसी को सीपीयू जो है आपका रीड करता है। तो इसमें जो डीक्यू होगी और जो ईबीआई, सीएसएन, सीकेई और ये डीएम, ये सारी लाइन के बारे में जब एमएमसी की अलग से क्लास लेंगे तो उसमें ये टोटल रैम और रोम के बारे में डिटेल से बताएंगे आपको, किस तरह से इसकी कनेक्टिविटी होती है, क्या क्या ये वर्क करता है। तो अभी इतना ही जान लीजिए कि सीपीयू टू रैम की जो कनेक्टिविटी होगी तो इसके लिए आप चाहें तो इसका जो आईसी ऑन बोर्ड वैल्यू होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो ईएमसीपी लगी है, ईएमसीपी बोलने का मतलब जहाँ पे आपकी रैम और रोम दोनों साथ में हो और वो ईएमएमसी हो, तो उसको बोलेंगे हम ईएमसीपी। तो इसमें दिख रहा है आपको जो DQ0, DQ4, DQ6 और ये DQ9, ये सारी आपकी रैम की कनेक्टिविटी होती है, जो ये यहाँ से इस तरह से लाइन में सीपीयू के ट्रैक से जुड़ी होती है। तो ये लाइन पे आपको सभी पे जीआर लेना होता है। ये सभी जीआर आपकी ओके होगी, तब जाके ये इस रैम की मदद से इस ईएमएमसी में पड़े डेटा को सीपीयू जो है रीड करता है और आपकी फोन बूट होती है। तो इसमें से एक भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। तो जब भी फोन आपका ऑटो पोर्ट कंडीशन में हो या स्टक कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन में आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंफॉर्मेशन बोलने का मतलब कोई भी टूल के थ्रू उसको रीड इन्फो करते हैं। तो रीड इन्फो में आपका फेल्ड आएगा, तो उस कंडीशन में आपको ये सारी लाइन एक बार वेरीफाई करनी है और किसी भी टूल के थ्रू, इजी जेटेक या यूएफआई के थ्रू इस ईएमएमसी को एक बार डिटेक्ट करके उसकी हेल्थ वेरीफाई करनी होती है। अगर हेल्थ ओके है तो उसके बाद इस सारी लाइन को आप चेक कर लिए। अगर कोई लाइन मिसिंग है तो सीपी रिवॉल्व करेंगे उस लाइन को, ट्रैक को वेरीफाई करके, और उसके बाद भी आप वहां पे लगाते हैं और आपका सेम कंडीशन में बना हुआ है, तो इस ईएमसीपी के अंदर जो रैम लगी हुई है वो आपकी डैमेज हो चुकी है या आपका सीपीयू फॉल्टी कंडीशन में है। तो सबसे पहले आप एक दूसरा ईएमसी प्रोग्राम करके यहाँ पे इंस्टॉल करके देखेंगे। अगर फिर भी सेम रहा तो आपको सीपीयू भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गई ईबीआई लाइन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे होता है आपका मीपी लाइन की कनेक्टिविटी। मीपी, मीपी में क्या होगा, एक होगी आपकी डिस्प्ले की और एक होगी आपकी कैमरा की। डिस्प्ले वाली को बोलेंगे हम डीएसआई, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, और कैमरा वाली को बोलेंगे सीएसआई, कैमरा सीरियल इंटरफेस। तो यहाँ पे देख लेते हैं उस चीज को भी। देखिए यहाँ पे ये है मीपी सेक्शन। मीपी सेक्शन में यहाँ पे जो दिख रहा है सीएसआई लेन जीरो नेगेटिव, सीएसआई लेन जीरो पॉजिटिव, तो ये टोटल पेयर होती है आपकी मीपी की। तो इस मीपी से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जब डिस्प्ले की मीपी को आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो दो डिस्प्ले का इंटरफेस है, जो आपका एक एनसी है और एक में आपकी डिस्प्ले कनेक्ट होती है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में इसको इसी तरह से प्रोग्राम किया गया है। अगर यहाँ पे डिस्प्ले डबल लगाना चाहे कंपनी तो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको एक्टिव करके यहाँ पे डबल डिस्प्ले यूज कर सकता है। तो यहाँ पे जो ये पेयर होती है टोटल, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लॉक की पेयर है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फिर उसके बाद लेन जीरो, लेन वन, लेन टू, लेन थ्री। तो टोटल ये डेटा की 8 लाइन होगी और क्लॉक की 2 लाइन होगी। टोटल यहाँ पे 10 लाइन आपको मीपी की दिखेगी। तो इस मीपी की रिक्वायरमेंट भी होती है पावर लेवल पे, इसकी रिक्वायरमेंट होती है
तो जब भी आप डिस्प्ले सेक्शन में रिपेयर कर रहे हैं, आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट होती है उन सबको चेक कर रही है, उसके बाद भी आपकी डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो आप उस टाइम पे सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, तो आपका फॉल्ट जो है सॉल्व हो जाता है। तो वो होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो मीपी लाइन को वर्क करने के लिए वोल्टेज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मीपी की कनेक्टिविटी हो रही है, और जो रीसेट और जो टीयरिंग इफेक्ट और जो आईडी लाइन, ये सब की कनेक्टिविटी होती है, उन सब की भी वर्क कराने के लिए यहाँ पे सीपीयू को वोल्टेज दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए VDDA 0.4 मीपी डीएसआई रेगुलेट। तो ये 0.4 का वोल्टेज सिंगल पिन पे कनेक्टिविटी हो रही है। और यहाँ पे देखेंगे जो 1.2 की वोल्टेज है, ये सीपीयू के अदर सेक्शन में तो कनेक्ट हो रही है, लेकिन ये दो बॉल पे कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे AM9 और AB9। तो अगर इसमें से ये ट्रैक में आपकी वोल्टेज नहीं आ रही है, ये 1.2 की जो VREC 2 वाली वोल्टेज है, इन दोनों ट्रैक से मिसिंग हो गई है, या गिरने की वजह से ये दोनों ट्रैक से आपका ट्रैक यहाँ से ब्रेक हो गया और इसको वोल्टेज नहीं मिल पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका फोन तो ऑन होगा, लेकिन जो आपकी ग्राफिक्स है वो नहीं बनेगी। तो ग्राफिक्स नहीं बनेगी तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट, आप आउटपुट तो चेक करते हैं कि हमारी सारी मीपी की लाइनों के है, VSP VSN भी बन रहा है, तो मीपी लाइन को डीएसओ के थ्रू वेरीफाई कर लिया जाता है। और डीएसओ के थ्रू वेरीफाई कब कैसे होगा? तो इधर की जो इनपुट रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो मीपी लाइन पे यहाँ पे सिग्नल दिखे आपको डीएसओ की मदद से। लेकिन आप इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे जीआर के माध्यम से, तो ये आउटपुट लाइन तो जुड़ा हुआ है आपके सीपीयू से, लेकिन जो इनपुट में इसको वोल्टेज चाहिए वो यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा है। तो ये क्या मीपी सेक्शन एक्टिव होगा? नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको सीपीयू के इन पेड्स को भी वेरीफाई करना होता है उठा के। उसके बाद अगर कोई ट्रैक डैमेज नहीं दिख रहा है, आप सीपीयू में कोई ट्रैक डैमेज नहीं है, और उसके बाद आप सीपीयू इंस्टॉल करते हैं, तो आपका काम हो जाता है। वहां पे रिवॉल्व करके जब लगा देंगे तो आपकी डिस्प्ले वर्क कर जाती है। और मीडियाटेक के कई केस में देखने को मिलेगा आपको, सारे काम कर चुके, आप सीपीयू भी रिवॉल्व कर दिए, उसकी सारी रिक्वायरमेंट आउटपुट चेक कर लिए, फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको जो सीपीयू है उसको चेंज भी करना पड़ता है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट हो गई। और हम देख रहे थे इसका मीपी सेक्शन। ये मीपी सेक्शन में हमने देखा कि जो डिस्प्ले की कनेक्टिविटी होती है और कैमरा की कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे दो कैमरे यूज किए गए हैं। तो एक फ्रंट कैमरा के लिए होगा ये, और एक होगा आपका बैक कैमरा के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बैक कैमरा का है रियर कैमरा, और ये फ्रंट कैमरा, और ये होगी आपकी डिस्प्ले की। तो ये हो गया आपका मीपी सेक्शन, जहाँ पे आपका CSI और DSI की कनेक्टिविटी होती है। इसके बाद होती है आपकी GPIO। GPIO में क्या होता है? तो GPIO 1 and 2 देखने को मिलेगा, किसी किसी में दोनों को मर्ज कर देगा और ओनली GPIO देखने को मिलेगा। तो GPIO के अंदर जितनी आपको कमांड और क्लॉक की दिखेगी, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए ये GPIO 1 है आपका। तो GPIO 1 में क्या है? तो जितने I2C, और ये फिंगरप्रिंट का कनेक्टिविटी, जो आपका कैमरा का I2C है, और जो आपकी टच पैड की रीसेट है, और जो क्लॉक है, यहाँ पे कोडेक सेक्शन की कनेक्टिविटी है, सिम की जो कनेक्टिविटी है, डेटा क्लॉक रीसेट की। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसको समझेंगे आप, क्लॉक
रीसेट, डेटा और इनेबल। तो इसमें आपकी सारी चीजें हो जाएंगी, जो आपका I2C होगा और जो आपकी सिम की होगी, जो आपका यहाँ पे दिख रहा है फिंगरप्रिंट की, ये सारी चीज इसमें कवर हो जाएगी। क्लॉक, रीसेट, डेटा, इनेबल, ये चार चीजें जो कंट्रोलिंग की होती है वो GPIO सेक्शन से होती है आपकी। और यहाँ पे भी देखेंगे आप, तो GPIO से जो इनेबल किया जा रहा है यहाँ पे GRFC सेलेक्ट, ये आपका नेटवर्क सेक्शन में जाएगा। और LCD DC इनेबल, LCD DC इनेबल टू, ये कहाँ जा रही है आपकी, जो आपका यहाँ पे ग्राफिक्स आईसी होता है, ग्राफिक्स आईसी की जो VSP और VSN की वोल्टेज बनती है, उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे जाती है। तो इनेबल कंट्रोल, इनेबल और रीसेट, क्लॉक और डेटा, तो इसके माध्यम से आप समझ लेंगे GPIO को। तो इस तरह से एक CPU की पूरी रिक्वायरमेंट जब आपको पता होगी, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कंट्रोल, फिर उसके बाद देखा हमने EBI जो रैम की कनेक्टिविटी है, और उसके बाद हमने GPIO 1 and 2 देखा, जहाँ पे कंट्रोल, इनेबल, रिक्वेस्ट जो है वो सब चीजें हो रही हैं। यहाँ पे जो ऑडियो PA इनेबल, डिस्प्ले का ग्राफिक्स का जो IC होता है उसको इनेबल जाती है दोनों वोल्टेज के लिए, और जो RFFE प्रोटोकॉल होती है नेटवर्क सेक्शन की। तो ये सारी चीजें आपको यहीं से बनती हुई दिखेंगी इसके GPIO सेक्शन से। और उसके बाद यहाँ पे MIPI सेक्शन में हमने देखा कैमरा और डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस कनेक्ट हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लास्ट सेक्शन बचा हमारा, RF सेक्शन। तो RF सेक्शन में क्या होगा, जो आपका नेटवर्क सेक्शन है, RF में आपका नेटवर्क सेक्शन और WCN की कनेक्टिविटी होती है, नेटवर्क एंड WCN। WCN बोलने से वाईफाई की जो IC होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो BBRX चैनल 0, BBRX IQ चैनल 0, ये आपका जो WTR की IQ लाइन की कनेक्टिविटी होती है यहाँ पे। और ये जो आपका WLAN मतलब जो आपकी वाईफाई IC होती है उसकी IQ की कनेक्टिविटी होती है। और यहाँ पे आपका जो TX की IQ है, WTR की जो TX की IQ होती है, और यहाँ पे जो GPS की BBI और BBQ की लाइन होती है, ये सारी WTR की कनेक्टिविटी है इसके RF इंटरफेस में। और ये आपका पावर 2, पावर 1, और ये पावर 3, और ये ग्राउंड, और ये फिर ग्राउंड, और ये फिर ग्राउंड। तो टोटल इतनी रिक्वायरमेंट होती है आपकी। तो यहाँ पे 3 पावर है तो 3 ग्राउंड देखने को मिलेगा। अगर इसी को, ये टोटल पावर आगे के सर्किट में आपको दिखेगा, ये सारी पावर एक साथ मर्ज हो जाती है, इनको सबको एक साथ शो कर दिया जाता है। तो जो टोटल ग्राउंड की लाइन भी है उसको एक पेज में ही दर्शा दिया जाएगा। तो सीखने के लिए आपका ये मॉडल बेस्ट है कि छोटी छोटी मॉडल से ही आप चीजों को सीखेंगे, तो इसको आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आपका कोई भी मॉडल हो इसी बेस पे ही काम करेगा, कॉलकॉम का फोन। तो कल हम कोई एक अपडेट मॉडल देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।